मैं जावेद अंसारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेके कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास पुस्तक के 1 नंबर लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। इससे पहले मैं 1 से 5 क्वेश्चन को समझा चुका हूं। अगर आपने मेरा उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे उस वीडियो को जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? आंसर है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना यानी जो विचार है, सोच के विकास यानी बढ़ने में नेपोलियन के आक्रमण जैसे नेपोलियन ने जो अटैक किए थे, आक्रमणों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान मतलब जैसे किसी काम को करने का जिम्मा लेना, उसी को अभियान बोलते हैं। नेपोलियन के अभियानों द्वारा नौ युग यानी नए दौर, नए जमाने, नए समय का आगमन यानी आरंभ हुआ। उसने जर्मनी एवं इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया। जैसे कि देखिए, उसने जर्मनी एवं इटली के राज्य थे जर्मनी और इटली में, उसके भौगोलिक नाम की परिधि जैसे कि किसी का हमने पहले से एरिया बांध रखा, उस परिधि को मतलब जैसे कि एक सीमा से बाहर कर उसे वास्तविक यानी रियल में एक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। एक अलग ही मतलब जैसे कि मतलब उस एरिया का मतलब एक सीमा निर्धारित किया, अलग ही सीमा निर्धारित किया, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ और इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली और जर्मनी एक सीमा से बाहर निकलकर मतलब क्या हुए, एकजुट हुए, मिले। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग मतलब रास्ता, प्रशस्त मतलब बढ़ा। ठीक है। नेपोलियन ने लिखा था कि मैं इन लोगों को राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करना चाहूंगा। मतलब ये छोटे छोटे जो खंड हैं, मैं उन्हें एक देश के रूप में बदलना चाहूंगा। ठीक है, परिवर्तन यानी बदलना चाहूंगा। 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर यानी जर्मन के जो छोटे छोटे जो प्रदेश थे उनको जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया। माने एक बड़ा सा मतलब संघ मतलब होता है समूह, मतलब छोटे छोटे जो भी प्रदेश थे उनको जीतकर उसने एक राइन राज्य संघ का निर्माण किया, मतलब एक नाम दिया उसे। और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। मेजिनी कौन था? इटली के एकीकरण में इसकी क्या भूमिका थी? मेजिनी एक साहित्यकार यानी लेखक, गणतांत्रिक मतलब ऐसी शासन प्रणाली जिसमें परंपरागत राजा के शासन के बजाय जनता द्वारा ही चुनाव की प्रक्रिया द्वारा शासन हो, उसे गणतांत्रिक मतलब विचार कहते हैं। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक यानी उसको मानने वाला। ठीक है। योग्य सेनापति एवं कार्बोनरी दल का सदस्य था। योग्य मतलब जैसे कि एक टैलेंटेड सेनापति, मतलब सेनाओं का मतलब जैसे कि मुख्य होता है सेनापति, एवं कार्बोनरी दल का सदस्य, एक मतलब दल बनाया गया, उसका नाम कार्बोनरी रखा गया, उसका क्या था, सदस्य था। वह इटालवी राष्ट्रवाद का मसीहा था। मतलब इटालवी में जो राष्ट्रवाद मतलब थे उनका वो मसीहा था। इटली के एकीकरण में उसकी अहम भूमिका थी। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा विदेशी आधिपत्य, मतलब उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा यानी सबसे बड़ी रुकावट विदेशी आधिपत्य यानी विदेशी का जो अधिकार है, और हस्तक्षेप का जो मतलब होता है दूसरे के मामले में काम में दखल देना।
जैसे विदेशी का जो हस्तक्षेप था, दूसरे जो लोग हमारे कामों में दखल अंदाजी करते थे, विशेषकर ऑस्ट्रिया को मानता था। समझ यहाँ पे, वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा विदेशी आधिपत्य यानी विदेशियों को आधिपत्य मतलब अधिकार को, और हस्तक्षेप मतलब जो कि वो हम दखल अंदाजी दिया करते थे एकीकरण में, वो किसे मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। ऑस्ट्रिया ही मतलब एकीकरण ना होने में वो दखल अंदाजी देता था। वह अपने साहस एवं संगठन के माध्यम से इन शक्तियों को परास्त कर, वह अपने साहस मतलब जैसे कि हिम्मत होती है, एवं संगठन मतलब एकजुट करने के माध्यम से इन शक्तियों को परास्त कर इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। गणतंत्र का मतलब मैंने पहले बता दिया है। इसी उद्देश्य से उसने 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। उसने अपने कविताओं के माध्यम से इटली के निवासियों की आत्मा में जुझारू आदर्श भर दिया। जुझारू मतलब होता है लड़ने वाला, ठीक है, लड़ने वाला आदर्श भर दिया। इसके लिए उसे देश निकालने की सजा मिली। देश निकालने की सजा यानी देश से निकालने वाले मतलब उसे देश से निकाल दिया जाए, ऐसी सजा मिली। अपनी पराजय के बावजूद भी मेजिनी ने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, पराजय मतलब हारने के बावजूद भी वो कभी हार नहीं माना। इस तरह इटली में एक राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है सोचने समझने और संघर्ष की मानसिकता लाने में मेजिनी पूरी तरह सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक तथा मेजिनी के विचारों का समर्थक था। पेशा मतलब जैसे कि काम जो करते थे, मुख्य रूप से जो काम होता है उसे हम लोग पेशे बोलते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक और मेजिनी के विचार मतलब उनकी ही जो मतलब सोच समझ थी, उन्हीं के विचारों का मतलब समर्थक था। मेजिनी से प्रभावित होकर वह तरुण इटली का सदस्य बन गया। ठीक है, मेजिनी की बातों से वो प्रभावित हुआ, मतलब उसके ऊपर असर हुआ, और वह क्या हुआ, तरुण इटली का सदस्य बन गया। वह सशस्त्र क्रांति के द्वारा, सशस्त्र मतलब जैसे कि हथियारों के साथ, उसे सशस्त्र बोला जाता है, हथियारों के साथ क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली की रियासतों की एकीकरण, इटली दक्षिण इटली में भी दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई। अब मान लीजिए उसको सेना की जरूरत पड़ी तो उसने अपने कर्मचारी जो भी उनके अंदर काम करने वाले थे और स्वयंसेवक यानी जो भी उनके मतलब सेवक थे, जो नौकर हो सकते हैं, स्वयंसेवकों को एक सशस्त्र सेना बनाई जो लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है। इन सैनिकों की मदद से उसने इटली के प्रांत मतलब जैसे क्या होता है, इटली में जैसे कि छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उसे हम प्रांत बोलते हैं। इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वह वहां की सत्ता भी संभाली। विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि मतलब जैसे कि वहां पे जो देख रेख करने वाला प्रतिनिधि होता है। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, परंतु काबूल के विचारों से प्रभावित होकर उसने रोम के अभियान जैसे कि आपको बताया है पहले ही, मतलब किसी काम का जैसे जिम्मा उठा लेना कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो ये होता है अभियान, मिशन बोल सकते हैं तरह से। अभियान की योजना त्याग दी। ठीक है, योजना मतलब होता है जैसे कि हम कोई प्लान बनाते हैं उसे हम बोल सकते हैं योजना। गैरीबाल्डी ने अपने जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि यानी बिना किसी एग्रीमेंट, ठीक है, बिना कोई लिखा पढ़ी के उसे बोल सकते हैं संधि, बिना किसी संधि के विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया यानी दे दिया, तथा दक्षिणी क्षेत्र का शासक बनने का प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। मतलब दक्षिण में जो उसने इलाका जो जीता था उसका भी शासक बनने का प्रस्ताव जो होता है, कोई काम करने के लिए किसी के सामने रखा जाने वाला विचार, ठीक
ठीक है। जो उनके सामने प्रस्ताव किसी ने रखा था कि आप मतलब यहाँ के शासक बन जाए, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित मतलब देकर साधारण किसान का जीवन जीने लगे। इटली के एकीकरण में उसने जिस महान त्याग मतलब जैसे कि सब कुछ छोड़ देना, दुनिया से कोई मतलब ना रखना, उसे बोलते हैं त्याग, ठीक है, महान त्याग। निस्वार्थ का मतलब होता है जो अपने लाभ के लिए ना हो। भावना तथा उत्कट देशभक्ति, उत्कट मतलब होता है बहुत ही अधिक, ठीक है, देशभक्ति का परिचय दिया। वैसा उदाहरण विश्व के इतिहास में कम ही मिलता है, ठीक है। तो देखिए, इटली के एकीकरण में उसने जिस महान त्याग, निस्वार्थ यानी आपको बताया कि क्या होता है, जो अपने लाभ के लिए ना हो। भावना का उत्कट एवं देशभक्ति का परिचय दिया। उत्कट मतलब होता है कि बहुत ही अधिक, देशभक्ति का परिचय मतलब जैसे कि बताया कि मतलब इस तरह के वो देशभक्त थे कि मतलब वो बिना निस्वार्थ की भावना से वो काम किया करते थे। वैसा उदाहरण विश्व के इतिहास में कम ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण थे, नंबर 1, लुई फिलिप का उदारवादी एवं बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होना। उदारवादी का अर्थ होता है जैसे कि दयालु, एवं बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होना यानी बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। महत्वाकांक्षी का मतलब बड़ा बनने की जो इच्छा रखता है उसे महत्वाकांक्षी। तो लुई फिलिप का उदारवादी यानी दयालु एवं बहुत अधिक बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला होना। 2 नंबर पॉइंट है, विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करना। अवलंबन मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन फिर से बता दें, अवलंबन मतलब चालू करना, ठीक है, आरंभ करना। स्वर्णिम का मतलब होता है सोने के रंग का, उसे स्वर्णिम बोलते हैं। मध्यम वर्गीय नीति मतलब जैसे कि मध्यम वर्ग के लिए जो नीति मतलब नियम जो बने उन्हें खुश करने के लिए मतलब वो भी मतलब जिम्मेवार था। क्या जिम्मेवार था? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के जिम्मेवार था। गीजो जैसे कट्टर प्रतिक्रियावादी को प्रधानमंत्री बनाना। कट्टर मतलब क्या होता है कि अपने बात पर खड़ा रहने वाला। कट्टर मतलब जैसे कि अपने उसने कोई बात कह दी तो उसके विपरीत में मतलब उसके अपोजिट में वो कुछ भी नहीं सुनेगा, जो वो कह दिया उसने वही करना है, ठीक है। कट्टर मतलब अपनी बात पर खड़ा रहने वाला। गीजो जैसे कट्टर प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है सुधार या विकास के विपरीत जाने वाला। प्रतिक्रियावादी मतलब क्या होता है कि जो सुधार नहीं करेगा, सुधार और विकास भी नहीं करेगा, उसके अलग वो मतलब चलेगा, को प्रधानमंत्री बनाना। किसी भी प्रकार का आर्थिक, वैधानिक और सामाजिक सुधारों का न होना। आर्थिक तो मतलब बताए हैं कि धन संबंधी जो होता है, और वैधानिक मतलब होता है कानून के अनुसार, और सामाजिक सुधारों का न होना मतलब कानून के अनुसार कोई काम नहीं होगा, धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न रहेगी, और समाजों में सुधार नहीं होगा तो क्या होगा? क्रांति होवे करेगी। तो विदेश नीति का विफल होना, विदेश में जो नीति उन्होंने चलाई थी वो भी विफल हो गई, वो भी विफल मतलब नाकाम हुई। देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। देश में भूखमरी मतलब ये आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो क्या होगा? भूखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 10, 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए मुख्य कारण थे। नंबर 1, चार्ल्स दशम का निरंकुश होना। निरंकुश का मतलब जैसे कि कोई प्रतिबंध ना होना, कोई रुकावट ना होना, वो मतलब जैसा चाहता था वैसा शासन करता था, तो चार्ल्स दशम का निरंकुश होना। पॉलिग्नेक नामक प्रतिक्रियावादी को प्रधानमंत्री बनाना। प्रतिक्रियावादी मैंने पहले बता दिया है कि मतलब जो कि विकास का काम नहीं करता है उसे हम लोग, तो पॉलिग्नेक जैसे कि नामक मतलब नाम का, पॉलिग्नेक नाम का प्रतिक्रियावादी को प्रधानमंत्री बनाना। नंबर 3, संवैधानिक लोकतंत्र की राह में गतिरोध उत्पन्न करना। संवैधानिक जैसे कि जो संविधान के अनुसार कोई
काम होता है जैसे लोकतंत्र में, उसकी राह में गतिरोध मतलब रुकावट उत्पन्न करना। नंबर 4, समान नागरिक संहिता को समाप्त करना। जैसे संहिता मतलब एक नियम होता है, उसके मतलब मेल से हम लोग चलते हैं, तो समान नागरिक संहिता को समाप्त करना, एक समान लोगों को नागरिक नागरिक मतलब अधिकार ना मिले तो उसको समाप्त करना। तो 5 नंबर देखते हैं, उदार तत्वों को गला घोटने वाला 4 अध्यादेशों को पारित करना। उदार मतलब होता है दयालु, तत्व जैसे कि मैटर हो गया। उदार दयालु का मतलब दयालुता के जो भी मतलब मैटर थे उसका गला घोटना मतलब बंद कर देना, वाला 4 अध्यादेशों को पारित कर देना, मतलब जिससे दया का भाव पता चले उसको मतलब बंद कर देना, उसके खिलाफ में मतलब घोटने वाला 4 अध्यादेश मतलब होता है किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए राज्य का प्रधान शासक द्वारा जारी किया गया आदेश। मतलब अध्यादेश मतलब समझ में आया आप लोगों को? किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए राज्य के प्रधान यानी राज्य के जो चलाने वाले होते हैं, कर्ता धर्ता होते हैं, उसके शासक द्वारा जारी किया गया आदेश। तो किसके लिए? तो यहाँ पे उदार तत्वों का गला घोटने के लिए 4 अध्यादेशों को पारित करना माने पास करना। तो आज हम लोग यहाँ पे मतलब 5 से 10 क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है।